क्रिस्टल लैटिस या जाला के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक क्रिस्टल की संरचना है वो त्रिविमीय थ्री डायमेंशनल होती है। अतः प्रत्येक क्रिस्टल है उसकी संरचना परमाणुओं के नियमित एवं आवर्त त्रिविमीय के क्रम के रूप में बनी हुई मानी जा सकती है। यानी कोई भी क्रिस्टल को हम किस रूप से बना हुआ माना सकते हैं। किसी भी क्रिस्टल को हम उसकी परमाणु होते हैं वो नियमित तथा आवर्त त्रिविमीय क्रम थ्री डायमेंशनल रूप में उनके क्रम से व्यवस्थित रहता है। वैज्ञानिक ब्रेवाइस था उसके अनुसार किसी भी क्रिस्टल की संरचना है तो उसको उसकी ज्यामितीय रूप को समझने के लिए लैटिस की जरूरत पड़ती है, या किसी भी क्रिस्टल की संरचना को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर उसी संरचना को ज्यामितीय रूप में उसको लैटिस के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अपन देखेंगे लैटिस या जालक क्या होता है। लैटिस या जालक क्या होता है। तो लैटिस या जालक है वो आकाश यानी स्पेस में बहुत से बिंदुओं का एक क्रम या समूह होता है। क्या होता है लैटिस? स्पेस में बहुत से बिंदुओं का एक अरे यानी क्रम होता है, उसको अपन लैटिस कहते हैं, जिसमें उन बिंदुओं के कोई भी दो बिंदु है उनके बीच का वातावरण है वो एक समान होता है। तो बहुत से बिंदु होते हैं उनका वातावरण, उनके बीच का वातावरण है वो कैसा रहता है? एक जैसा रहता है। बहुत से बिंदुओं के वातावरण एक जैसा रहता है। आगे हम ये देखते हैं कि हम पहले द्विविमीय बिंदुओं की व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। टू डायमेंशनल बिंदुओं की द्विविमीय व्यवस्था है उसका अध्ययन करते हैं। द्विविमीय व्यवस्था को हम बनाते हैं, जैसे बिंदुओं की द्विविमीय व्यवस्था है उसको बना के देखते हैं, यानी जिसमें दो अक्ष होती है उसको द्विविमीय व्यवस्था के रूप में देखेंगे। ये बिंदुओं की एक द्विविमीय व्यवस्था है, टू डायमेंशनल व्यवस्था है। इसमें कोई भी हम दो बिंदुओं के अक्ष देखते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है इसकी और ये इसकी वाई एक्सिस है। इसको मूल बिंदु को हम ओ कह रहे हैं, जिधर ए बिंदु रहेगा और दूसरी अक्ष पर वाई अक्ष पर दूसरा है वो बी बिंदु रहता है। दूसरा बिंदु कौन सा रहेगा? बी बिंदु रहेगा। उस बी बिंदु की स्थिति को देखने के लिए हम दूसरा बिंदु है वो बी बिंदु है, दूसरा बिंदु बी बिंदु है, ये ओ है, ये ओ बी बिंदु है। अब ओ अक्ष पर कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो एक समान रहती है, या दो बिंदुओं के बीच का वातावरण है वो एक जैसा रहेगा। ओ अक्ष पर दो बिंदुओं के बीच की क्रमागत दूरी है उसको ए वेक्टर से दिखा रहे हैं। इस प्रकार ओ भी अक्ष पे है उस पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी है उसको बी वेक्टर से दिखा रहे हैं। तो ओ अक्ष के अनुदिश और दूसरा है ओ वाई अक्ष के अनुदिश जो ए वेक्टर है और दूसरा है बी वेक्टर, इनको अपन क्या कहते हैं? एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। इनको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर, या इनको आयतित सदिश या प्रिमिटिव वेक्टर भी इनको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आयतन वेक्टर या प्रिमिटिव वेक्टर भी कह सकते हैं। अब क्या देखते हैं हम? ये देखते हैं द्विविमीय व्यवस्था में कोई भी मूल बिंदु है ओ, उसके सापेक्ष कोई दूसरा बिंदु देखते हैं, जैसे इसके सापेक्ष कोई दूसरा बिंदु जैसे पी बिंदु है, तो जो पी बिंदु है उसको हम स्थिति वेक्टर या स्थानांतरीय सदिश कहते हैं। पी बिंदु को क्या कहेंगे? स्थानांतरीय ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर वो बोलते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर। जो पी बिंदु है उसकी स्थिति कैसे है? ओ अक्ष पर दो बिंदु है और ओ वाई पर तीन है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? P बराबर n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर के रूप में इसको अपन लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जहाँ n1 व n2 क्या है, जहाँ n1 व n2 क्या है? इंटेग्रल्स है, पूर्णांक है, तो इसको t बराबर अपन यूं भी लिख सकते हैं, t बराबर 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, जो 2 और 3 बी बिंदु के स्थिति निर्देशांक है, इसके स्थिति निर्देशांक है। बाद में हम देखते हैं कि इसके स्थिति निर्देशांक है उनको आगे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे ट्रांसफर वेक्टर है n1 n2 वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। इसी प्रकार त्रिविमीय व्यवस्था देखते हैं बिंदुओं की। त्रिविमीय व्यवस्था के लिए टू डायमेंशनल की जगह थ्री डायमेंशनल देखेंगे अपन।
थ्री डायमेंशनल में क्या होगा, इसके थ्री डायमेंशनल में इसकी तीसरी अक्ष को भी काम में लेंगे हम, दो अक्ष तो है ही है, इसकी तीसरी अक्ष को लेंगे। तो तीसरी अक्ष पे जैसे जेड अक्ष है, इसको सी बिंदु दे दिया अपन ने। इसी प्रकार जैसे ओ अक्ष ए वेक्टर, ओ बी पे बी वेक्टर, इस पे अपन को दूसरे बिंदु के बीच की दूरी सी वेक्टर है, यानी ओ अक्ष, ओ बी अक्ष और ओ सी, इनके अनुदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये कोई भी क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी है। इनको ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर या प्रिमिटिव वेक्टर भी कहते हैं इनको। इसी प्रकार हम जो त्रिविमीय व्यवस्था है बिंदुओं की, उसमें भी किसी भी बिंदु के चारों ओर सभी बिंदुओं की दूरी है वो एक समान है या एक जैसा वातावरण है। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं कि इसमें भी कोई बिंदु मूल बिंदु वो है, उसके सापेक्ष किसी भी दूसरा बिंदु अन्य बिंदु की स्थिति है, वो स्थिति वेक्टर कह रहा है। जैसे द्विविमीय व्यवस्था में पी बिंदु की थी, तो त्रिविमीय व्यवस्था में भी एक ट्रांसलेशन वेक्टर होता है जैसे पी की तरह। तो ट्रांसलेशन वेक्टर को यहाँ किस रूप में लिखेंगे, त्रिविमीय स्थिति में तीन बिंदु होंगे, तीनों अक्षों का अनुदिश ओ ए, ओ बी और ओ सी, तीनों अक्षों के अनुदिश तीन बिंदु होंगे। तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर। यहाँ भी वही n1 n2 व n3 क्या होता है, यूनिट पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, इंटेगर्स, पूर्णांक होते हैं। यहाँ पर भी n1 n2 n3 क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो इन पूर्णांकों के रूप में भी त्रिविमीय व्यवस्था को हम दिखा सकते हैं इस प्रकार। तो इस तरह से हमने देखा ये त्रिविमीय स्थिति हो गई। अब हम देखते हैं क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार से बनता है, क्रिस्टल किस प्रकार से बनता है, क्रिस्टल की संरचना को समझेंगे। क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल की का निर्माण किस तरह होगा, क्रिस्टल संरचना। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए अपन पहले लैटिस और क्रिस्टल के बारे में देखेंगे। तो लैटिस तो क्या होता है, लैटिस है वो बिंदुओं की एक ज्यामितीय व्यवस्था होती है, जबकि क्रिस्टल है वो परमाणुओं या अणुओं की एक ज्यामितीय व्यवस्था होगी। तो लैटिस की सहायता से क्रिस्टल की संरचना को समझने के लिए कोई भी लैटिस के बिंदु से संबंधित कोई परमाणु या अणु को संबंधित करते हैं। तो जिस परमाणु या अणु से लैटिस का बिंदु संबंधित होता है उसे हम बेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम बेसिस कहते हैं, बेसिस। तो लैटिस और बेसिस से मिलकर क्या बनेगा, क्रिस्टल की संरचना बनेगी हमारे पास। किसकी संरचना बनेगी, क्रिस्टल की संरचना बनेगी। तो हम पहले तो एक बेसिस, पहले तो एक लैटिस बनाते हैं। जैसे कि कोई लैटिस है, ये एक लैटिस है। इसके बाद इस पे एक बेसिस को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, बेसिस को जोड़ रहे हैं, जैसे इसको बेसिस को जोड़ेंगे तो हमारे क्रिस्टल संरचना बनेगी। तो पहले तो लैटिस इस तरह से बना देंगे अपन, ये एक लैटिस बन गया हमारे। अब इस पे अपन को लैटिस पे बेसिस को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, किसी भी लैटिस पे एक बेसिस को जोड़ेंगे, एक इस लैटिस पे अपन बेसिस को जोड़ देंगे तो हमारी क्रिस्टल की संरचना बनेगी। ये इसके पास प्रत्येक बेसिस को जोड़ देते हैं, ये बेसिस जुड़ गए इसके साथ ही, तो हमारे पास ये क्रिस्टल की संरचना बन गई। ये क्या बन गया, क्रिस्टल संरचना बन गया, क्रिस्टल संरचना। इस प्रकार से हमको एक क्रिस्टल संरचना प्राप्त होगी। तो क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार से बनी, लैटिस प्लस इस पे बेसिस आएगा। तो लैटिस और बेसिस से हमको क्रिस्टल की संरचना बनेगी। कोई भी तत्व होता है, जैसे तत्व में जैसे एल्यूमिनियम ले लेते हैं या बेरियम ले लिया, तो कोई भी तत्व है एल्यूमिनियम या बेरियम, तो इसके लैटिस में प्रत्येक, इसके क्रिस्टल में जो प्रत्येक लैटिस का एक तत्व होता है। इसी प्रकार यौगिक लेंगे तो यौगिक में कोई भी यौगिक रहेगा, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं या कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं, तो इनके लैटिस में भी इनके प्रत्येक क्रिस्टल में इनके परमाणु या अणु का एक अवयवी कण होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी लैटिस रहेगा, इसके पास हम ये देखेंगे कि इसके लैटिस के पास जो भी बिंदु है उस पर इसको
क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार से बनेगी? सबसे पहले उस लैटिस लेंगे, फिर इसके पास इसका बेसिस लाएंगे, तो लैटिस प्लस बेसिस मिलकर उस क्रिस्टल की संरचना का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज क्रिस्टल लैटिस या जालक का अध्ययन किया।